हेलो सिग्मास, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल बन गई थी और एक हफ्ते का गैप लग गया। मेरी फैमिली में कुछ इश्यूज हो गए थे जिनकी वजह से मुझे काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन कोई नहीं भाई, लाइफ है, लाइफ चलती रहती है। जो भी है, अब क्या कर सकते हैं। चीज़ें जैसी होती हैं वैसे ही उनको होना होता है। और आई होप कि हम सभी लोग अब अच्छे से मेहनत करेंगे और आगे वाला लेक्चर जो है अ, वो थोड़ी बिना छुट्टियों के कवर अप करेंगे। आगे फटाफट लेक्चर आएंगे, जल्दी डेली लेक्चर्स आएंगे अगले 10-15 दिन के लिए। और जैसे ही ये लेक्चर अपलोड होगा आपको ग्रुप में क्लासेस का शेड्यूल भी शेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो बेटा आप सभी से मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने अगर एक बार कमिटमेंट आप लोगों से कर दिया है ना, तो उसके बाद फिर आप ये सोच लीजिए कि हम रुकने वाले नहीं हैं। हालांकि सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि बीच में थोड़ा हमको ब्रेक लेना पड़ गया, लेकिन कोई नहीं बेटा, आगे देखते हैं जो भी होता है। फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 15-20 दिन आप लोग भी जुट जाएंगे, तब आके मेहनत करेंगे, डेली का डेली लेक्चर देखेंगे, डेली डीपीपी सॉल्व करेंगे। और लगभग 10 डीपीपीज मैं बना चुका हूँ और शीट्स भी काइनेमेटिक्स की और हमारी मैथमेटिकल टूल्स की बिल्कुल ऑन प्रोग्रेस हैं, वो भी बनाई जा रही हैं। तो आई होप कि सभी लोग अच्छे से मेहनत करेंगे और कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए लाइफ में हमें बाउंस बैक तो करना ही होता है। नेवर गिव अप एटीट्यूड आपका होना चाहिए। ये नहीं कि प्रॉब्लम्स आ गई तो फिर प्रॉब्लम्स में ही लगे रह गए। नहीं, हम लोग सिग्माज हैं, हमको बाउंस बैक करना है। हम लाइफ के आगे हार नहीं सकते। दैट्स आवर स्पिरिट। और यही आप लोगों का स्पिरिट होना चाहिए, जितने भी बच्चे हैं, कि भाई जेई में आज तक कुछ अच्छा नहीं हुआ या आज तक सब खराब हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज से प्रयास करूंगा और आज से मैं अपने अंदर के सिग्मा को जगाता हूँ। तभी मैंने इस बैच का नाम सिग्मा बैच रखा है। और आप सभी लोग बहुत डोमिनेटली चीज़ों को अब टैकल करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चा लोग चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। तो बच्चा लोग लेक्चर नंबर 5 शुरू करते हैं। और लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा था कि भाई बेसिक फिलॉसफी देख चुके थे कि एक लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ सीकेंट कैसे फाइंड करते हैं, और स्लोप का मतलब क्या होता है। यानी स्लोप का मतलब एक तो टेन थीटा होता है और एक उसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स होता है, यानी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है स्लोप ऑफ सीकेंट का मतलब। तो अब जो दो काम की बातें हैं हम ऑन द पॉइंट आते हैं, कोई ज़्यादा फालतू की बकवास नहीं करेंगे। इतना हम ऑलरेडी देख चुके थे कि कोई सीकेंट का स्लोप या कैसे निकालते हैं। तो बेटा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है। जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है यानी रेट, इसको एक बोलने का तरीका है रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको मैं एक इट्स लॉग्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एक्स। तो मैंने आपको कुछ बताया भी था कि फंक्शंस कैसे चेंज होते हैं, क्या किस तरीके से चीज़ें वेरी करते हैं। कुछ एक दो फंक्शंस लिए थे, फिर उनके वेरिएशंस लिए थे, और आपको बताया था कर्व के केसेस में चीज़ें इतनी आसान नहीं होती है। तो उस केसेस में हमको स्लोप को डिफाइन करने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाना होता है। उस केस में स्लोप ऑफ सीकेंट जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर आ जाता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एक्स को हम बोलते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। और इसको मान लीजिए कोई आपने एक फंक्शन ले लिया बेटे, कोई एक फंक्शन ले लिया, लेट्स से ये कोई एक फंक्शन है और एक्स वैल्यू पर, यानी कि यहां से एक्स दूरी पर इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमारी y1 है, यानी एक्स दूरी पर वैल्यू y1 है। और यहां से डेल्टा एक्स यानी थोड़ा हल्का सा आगे बढ़े तो डेल्टा एक्स दूरी पर, यानी ये टोटल दूरी हो गई हमारी एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इस दूरी पर ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी y2 है। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो हमको यहां से ये वाली दूरी दैट इज डेल्टा y और ये वाली दूरी दैट इज डेल्टा x और ये एंगल टेन थीटा मिलेगा। तो टेन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज डेल्टा y बाय डेल्टा x। और डेल्टा y का मतलब होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जिसको हमने x प्लस डेल्टा x ले रखा है। ठीक है, अच्छा x2 को x प्लस डेल्टा x ले रखा। अच्छा, इसको लिखने का एक तरीका और भी था। y2 को लिखने के लिए x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। इसको फंक्शन को लिखने का एक ये भी तरीका था और इसका मतलब होता था स्लोप ऑफ सीकेंट, यानी एक सीकेंट जो होगी उसके स्लोप ऑफ सीकेंट को बोलते हैं ये। ठीक है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। लेकिन जब लिमिटिंग केस की बात हो रही होगी तो लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो, यानी कि जब दोनों डेल्टा बहुत छोटा हो जाएगा तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स
माइनस एफ ऑफ एक्स विल बिकम्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, तब इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। यानी कि जैसे कि एक कर्व आपको दे रखा है, इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अभी ये पॉइंट 2,4 मान के चलते हैं और ये पॉइंट 0,0 मान के चलते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, यानी जो सीकेंट होगी उसका अगर आपको स्लोप निकालना हो, तो स्लोप ऑफ सीकेंट के लिए आप सीधा ये वाली दूरी दैट इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करेंगे, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको एक ट्राइंगल बनाएंगे, ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर के बराबर आ जाएगी, ये दूरी बेस के बराबर आ जाएगी। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे तो स्लोप ऑफ सीकेंट दैट इज टेन थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होगा। लेकिन बेटा यहां पर ना ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हुआ ना कि डी वाई बाई डी एक्स हुआ, ये इसकी वैल्यू थोड़ी बड़ी हो गई। तो ये क्वांटिटी स्लोप ऑफ सीकेंट देती है, स्लोप ऑफ सीकेंट देती है, यानी कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप देती है। लेकिन अगर इस पॉइंट को आप इधर लेते आए, 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 एक पॉइंट पे बिल्कुल इसके करीब में ले आए, तो आप देखेंगे हर केस में सीकेंट बदलती जा रही है। यहां पर ये होगी, यहां पर सीकेंट ये होगी, यहां पर ये होगी और यहां पर ये होगी। यानी कि जब एक ऐसा केस आ जाएगा डेल्टा टेंड्स टू जीरो, यानी कि ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, तब ये dy बाई डी एक्स बन जाएगा और इसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक जो मेन आपको डिफरेंशिएशन करने का तरीका है वो ये ध्यान रखना है कि डेल्टा टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, यही बन के आगे चल के डिफरेंशिएशन बनता है। तो इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं और इससे मैंने कुछ डिफरेंशिएशन आपको करने भी सिखाए थे। तो बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से ज्यादातर जितने भी रूल्स हैं उन सबको प्रूव किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट फंडे बताऊंगा, वो फंडे याद रखते हैं आपको ये डिफरेंशिएट करते कैसे हैं। लेकिन एक बार फर्स्ट प्रिंसिपल से भी देख लेते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब भाई सीधा इतना सा है कि जब लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो हो जाए तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स विल बिकम डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि स्लोप ऑफ सीकेंट, यानी कि जो पॉइंट यहां और यहां लाए कर रहे थे, अब वो पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पर लाए करेंगे, यानी एक ही पॉइंट पर लाए करेंगे, वो बहुत क्लोज आ जाएंगे, एक ही पॉइंट पर लाए करेंगे, बहुत क्लोज आ जाएंगे। तो अब ये सीकेंट ना रह के यहां पे लाइन बन रही होगी टेंजेंट, यहां पर लाइन बन रही होगी टेंजेंट, और टेंजेंट का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ सीकेंट will become slope of tangent will become slope of टेंजेंट इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जब भी स्लोप ऑफ सीकेंट आपको डिफाइन करना हो तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होगा, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट हो तो डी वाई बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन होगा। तो इतना समझ जाना, ज्यादा डिटेल में इसके जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको बिंदास सवाल बनाने आने चाहिए, इसका एक बार मीनिंग पता होना चाहिए कहां से आया है, कि इसका मतलब स्लोप होता है और कर्व के केस में कैसे चीजें बदलती हैं, और ये दोनों पॉइंट जब बहुत करीब आ जाते हैं तब जाके हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एक्स को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वही यहां बताने की कोशिश करी गई है कि जो सीकेंट होता है वो लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स होता है, तो किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को सीकेंट बोलते हैं। तो एक सीकेंट ये हो गई, एक सीकेंट ये हो गई, एक सीकेंट ये हो गई। जब आप सीकेंट को छोटा करते जाओगे और पास लाते जाओगे पॉइंट्स को, देखो पहले यहां था, फिर यहां लाए, फिर यहां लाए और एंड में दोनों को एक ही जगह लाए, यानी कि ये बताना मुश्किल हो गया कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में कुछ दूरी भी है। तो इस केस में स्लोप ऑफ सीकेंट विल बिकम, ये टेंजेंट बन जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगा, और इसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जब सीकेंट टेंजेंट बन जाए तब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू को डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, और इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, और ये स्लोप ऑफ अ पॉइंट एट अ कर्व डिफाइन करने में हमारी मदद करता है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा बेटे, तो रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, तो बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन समझने के लिए ना मैं आपको बेसिक चीज बताता हूं। फर्स्ट प्रिंसिपल ध्यान रखिए, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स यानी y2 माइनस y1, इसको बोलेंगे y2, और माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन डेल्टा x, और ये हो जाएगा y1, और ये तो हमको पता ही डेल्टा x दैट इज x2 माइनस x1। तो एक कांस्टेंट फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ कैसा होता है? लेट्स से ये कोई कांस्टेंट बना हुआ है c, तो इसका जो ग्राफ होगा हमेशा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। हर पॉइंट पे कितना भी तुम एक्स एक्सिस में आगे चले जाओ, इसकी जो y की वैल्यू होगी वो हर पॉइंट के लिए सेम होगी। तो इसमें x प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि अगर हमने यहां पर x माना और इससे थोड़ी दूरी
आगे, डेल्टा एक्स दूरी आगे गए तो ये वैल्यू हो गई एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, तो हमने देखा कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहां पर भी y की वैल्यू वो है और यहां पर भी y की वैल्यू सेम है, यानी कि y, अगर f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स को y बोलेंगे तो फंक्शन ऑफ x भी तो y ही हो जाएगा, दैट इज c। ठीक है, तो इसको बेटर नाम दे लो c। तो फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स को c बोला, ये भी c हो गया और ये वैल्यू भी हमारी c हो गई। तो c अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 अपॉन डेल्टा एक्स, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहां से एक फंडा निकल के आया कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो ज्यादातर टीचर क्या करते हैं, आपको बता देते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू 0, हमेशा 0 लेना होता है। जैसे कि डी बाई डी एक्स आपको मैं लेने को बोल दूं, जैसे कि मैं आपको डी बाई डी एक्स लेने को बोल दूं, आप डी बाई डी एक्स ले लीजिए 5 का, तो 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। डी बाई डी एक्स लेने को बोल दूं मैं साइन 45 का, साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाती है, सभी लोग जानते हैं साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाती है, 1/√2 हो जाती है, तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है, तो इसका भी डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। लॉग ऑफ 100 बेस 10 का डी बाई डी एक्स ले लूं, यानी डिफरेंशिएशन ले लूं, ये भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ पाई ले लूं, ये भी फिर से कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा पाई लेने के बाद, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यानी कि कांस्टेंट फंक्शन का, एक ऐसे फंक्शन का जिसकी वैल्यू फिक्स हो, उसका डिफरेंशिएशन बच्चा लोग हमेशा 0 आने वाला है। और इसका फंडा जो था वो फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने देखा कि एफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स यानी y2 माइनस y1 करके देखोगे और y2 और y1 दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी दोनों की वैल्यू c हो जाएगी। जब दोनों की वैल्यू c हो जाएगी तो दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा और 0 अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो इतनी बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी आई गेस। तो पहला प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन हम सभी को समझ में आ गया। अच्छा, तो अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स बताना है y का, और जहां पर y की वैल्यू हमको 5 दे रखी है। अरे भाई सीधा सीधा y की वैल्यू फिक्स कर दी गई, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, और कांस्टेंट फंक्शन का dy बाई डी एक्स 0 क्यों होता है, ये मैंने अभी आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से समझा दिया। अच्छा, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो इस ये फिर से फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई, यानी कांस्टेंट फंक्शन हो गया। सिंस इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन तो इसका भी dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका भी dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगा। अच्छा, अब अगले केस में y की वैल्यू 2.7 ले ली, यानी इसको बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट, यानी नेपियर्स कांस्टेंट। जो नेपियर्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो भाई ये भी एक कांस्टेंट ही तो है, ये भी एक फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन ही तो है। जब कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका भी dy बाई डी एक्स बेटे 0 हो जाएगा। आई होप आपको कांस्टेंट फंक्शन किसी भी तरीके से लिखा हो। ठीक है, अगर ऐसे भी लिख रखा है ना लॉग ऑफ 1000 बेस 10, अरे इसका मतलब 10 की पावर कितना होता है, 10 की पावर 3 होता है, तो इसका आंसर जब करोगे 10 की पावर लॉग ऑफ 10 की पावर 3 बेस 10, तो ये क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा इसका आंसर। तो d बाई डी एक्स ऑफ 3 स्टिल ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका भी तो आंसर बेटे क्या हुआ, इसका भी आंसर हमारा एक 0 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे लोग इतना समझ गए होंगे कि कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो बेटा लोग अभी तक हमने देखा था डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, लेकिन अब देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ लीनियर फंक्शन। तो y इज इक्वल्स टू mx टाइप का जो फंक्शन होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ऐसा फंक्शन हमेशा एक लीनियर फंक्शन कहलाता है। इट इज ऑलवेज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। ठीक है बेटे, कि एक y इज इक्वल्स टू mx टाइप का जो फंक्शन होता है उसको लीनियर फंक्शन बोलते हैं, और इसका डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। और कभी भी किसी का डेरिवेटिव निकालना हो तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और फंक्शन x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन डेल्टा x, जब ये डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो जाए तभी जाके ये dy बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव बनेगा। इतना हम ऑलरेडी पास्ट में पढ़ चुके हैं। तो y इज इक्वल्स टू mx है, तो इसको इसी प्रिंसिपल से करने का सोचते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि y इज इक्वल्स टू mx अगर कोई फंक्शन हो, लेट से यहां से x दूरी पर है, यहां पर हमने जो y की वैल्यू मान रखी है दैट इज y1 मान रखी है, यानी f फंक्शन ऑफ
x की वैल्यू जो है वो y1 है और इससे कुछ दूरी और आगे चले, दैट इज डेल्टा दूरी आगे चले, डेल्टा x दूरी आगे चले, तो ये जो होगी दूरी ये x प्लस डेल्टा x हो जाएगी और इस पर y की वैल्यू हमने मान रखी है y2 और y1 की वैल्यू जो है दैट इज फंक्शन ऑफ x के बराबर है और y2 इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x के बराबर है। अच्छा, तो लिमिट इतना हमको पता है तो इसी का आगे यूज करते हैं। तो फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x पर जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी m ऑफ x प्लस डेल्टा x, ठीक है, y2 की वैल्यू तो हो गई है, माइनस m ऑफ x, अरे भाई फंक्शन हमारा y इज इक्वल टू mx है, अपॉन डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा mx प्लस m डेल्टा x माइनस mx, ठीक है, अपॉन डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और डेल्टा x इसको कैंसिल कर देगा, तो इसका जो डेरिवेटिव मिलेगा वो मिलेगा हमको m, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ अ लीनियर फंक्शन यानी mx का डेरिवेटिव m आ रहा है, ठीक है, यानी x हट जा रहा है, कभी भी mx का फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव m आएगा। तो इसी के बेस्ड हमको कुछ एग्जांपल दिए हैं। तो पहला जो सवाल दिया है दैट इज 5x है, तो 5x यानी m की वैल्यू 5 है तो इसका d बाई डी एक्स ऑफ 5x हो जाएगा हमारा 5, ये तो क्लियर है क्योंकि mx बचता है और इसमें 5x है तो x हट जाएगा यानी 5 बचेगा। सिमिलरली d बाई डी एक्स ऑफ 3x विल बी 3, ठीक है, और सिमिलरली d बाय dx ऑफ माइनस 3x, अरे भाई यहाँ पे सिर्फ माइनस ही तो एक्स्ट्रा आ गया है तो ये हो जाएगा -3। अच्छा, d बाई dx ऑफ, ये मेरे ख्याल से माइनस कहना चाह रहा होगा, ये कोई एरर हो गया होगा, -5x विल बी -5 और d बाई dx ऑफ x बाई 2, बेटा x बाई 2 बताइए, x बाई 2 यानी यहाँ पर m की वैल्यू क्या रह गई 1/2, x हट जाता है तो बचा क्या m बचा तो दैट इज 1/2, तो इसका आंसर 1/2 हो गया। अगर ये ऐसा लिखा होता d बाई डी एक्स ऑफ -x/2 तो इसका आंसर -1/2 हो जाता, क्योंकि m ही तो बचता है, x हट जाता है और यहां पर m की वैल्यू -1/2 है। ये एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से सीखा और ये जाना कि डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू mx टाइप का अगर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव m हो जाएगा। अब सिमिलरली थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा चीजों को और कॉम्प्लिकेट करते हैं। अच्छा, अब हमारा डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव पूछा है हमसे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दे रखा है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो हम तो सीधा सीधा मेरे भाई इतना जानते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? क्वाड्रेटिक फंक्शन है और क्वाड्रेटिक फंक्शन का हम ग्राफ जानते हैं। तो फटाफट एक बार मैं ग्राफ सबके बता के चल रहा हूं क्योंकि भाई ये ऑलरेडी काम की चीज है। देखना, ये लेट से यहां से x दूरी पर हमने वैल्यू मान ली, लेट से ये दूरी, ये जो वैल्यू हो गई ये हमारी y1 हो गई और इसी को फंक्शन ऑफ x बोलते हैं, ठीक है, y1 बराबर फंक्शन ऑफ x। इससे हल्का सा डेल्टा x आगे चले तो हमको वैल्यू मिल गई x प्लस डेल्टा x दैट इज इक्वल्स टू x2 और इस पर y की वैल्यू हमको मिल गई y2 और y2 किसके बराबर हो गया? y2 हो गया फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x के बराबर। फंक्शन में वैल्यूज पुट करनी हमने सिखाई थी और हम फर्स्ट प्रिंसिपल से ये जानते हैं कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन डेल्टा x, ये डेरिवेटिव बनता है, यही आगे चल के dy बाय dx बनता है। तो ये हमको पता चल गया x स्क्वायर है, तो x प्लस फंक्शन हमारा x स्क्वायर, x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये पूरी टर्म तो ये हो जाएगी क्योंकि अरे भाई फंक्शंस की वैल्यू पुट करना मैंने आपको सिखाया था। अगर फंक्शन x स्क्वायर है तो x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी? x की जगह x प्लस डेल्टा x को रिप्लेस कर दो, फंक्शन अगर x है तो x की जगह x को रिप्लेस कर दो और ये हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा x। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा। इसको सॉल्व करने के बाद ये हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। इतनी बात समझ में
आ गई। अच्छा बेटे ये एक्स स्क्वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, ये मार देंगे, तो बचा क्या, 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स कॉमन लेके ये यहां से बचा हमारा 2x प्लस डेल्टा एक्स, इतना टर्म हमारा बचेगा। और लिमिट हम जानते हैं कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, जब डेल्टा एक्स ही जीरो हो जाएगा तो ये टर्म पूरा का पूरा बचेगा 2x के बराबर। तो हमने देखा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर में दो तो आ गया नीचे और पावर दो में से एक बच गई, यानी 2 माइनस 1 दैट इज 2x की पावर 1। और x की पावर 1 को लिखो चाहे मत लिखो, x लिखो वो एक ही बात होती है। तो हमको ये पता चल गया कि x की पावर 2 है तो 2 नीचे उतर जाएगा और पावर 2 में से एक पावर कम हो जाएगी, यानी इसका डेरिवेटिव हमको ये मिला। तो फटाफट हमने इसका डेरिवेटिव देख लिया, ये बन गया 2x की पावर 1। अच्छा सिमिलरली ये क्यूबिक फंक्शन का देख लेते हैं, अभी इतना समझ में आ गया हमको। नाउ मूविंग टू द क्यूबिक फंक्शन, अभी तक हमने देखा डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो, डेरिवेटिव ऑफ अ लीनियर फंक्शन इज इक्वल्स टू m, और डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 2 इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, अब देखते हैं x की पावर 3। फिर मैं आपको एक जनरल फंडा बता दूंगा x की पावर n का, उसको देखना और फटाफट से डायरेक्ट मारना। हर किसी को फर्स्ट प्रिंसिपल से करने की जरूरत नहीं है, ये आपको डेरिवेटिव का फील आ जाए मैं इसलिए बता रहा हूं। अच्छा बेटे ये कैसा फंक्शन है, दिस इज अ क्यूबिक फंक्शन, दिस इज अ क्यूबिक फंक्शन। और क्यूबिक फंक्शन का मैं ऑलरेडी आपको ग्राफ बता चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक फंक्शन। और हम जानते हैं कि एक क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो अभी तो हम मान के चलते हैं x दूरी पर जाकर हमको जो वैल्यू मिल रही है दैट इज y1 मिल रही है, और y1 को ही हमने फंक्शन ऑफ x बोल दिया है। ठीक है, और इससे डेल्टा x दूरी आगे चलकर, डेल्टा x दूरी आगे चलकर यानी x प्लस डेल्टा x पर हमको जो वैल्यू मिल रही है उसको हमने y2 बोल दिया है, और y2 का मतलब फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x है। और डेरिवेटिव के फर्स्ट प्रिंसिपल से हम ये जानते हैं कि लिमिट, जहां से डेरिवेटिव की डेफिनेशन आई है, डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, जब लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो हो जाए, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन डेल्टा x, यही आगे चल के dy बाई डी एक्स बनता है। दिस विल बिकम dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x पे इस पे वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस फंक्शन जो दे रखा है वो फंक्शन हमारा दे रखा है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस डेल्टा x का क्यूब। अरे ये तो मैंने फंक्शन की वैल्यूज पुट करना आपको सिखाया था, तो यहां पर फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x की जो वैल्यू आ जाएगी वो x प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब आ जाएगी बेटे। अच्छा अब माइनस एक्स का क्यूब अपॉन डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ये मिलेगा एक्स क्यूब प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3x डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है, अच्छा एक्स क्यूब को कैंसिल कर देगा, तो हम डेल्टा कॉमन लेके क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यहां बचेगा डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि ये इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में हम डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे, तो ये जो टर्म बचेगी अब बचेगी 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल्टा एक्स। ठीक है, अच्छा और हम जानते हैं कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो, और ये टर्म भी क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि जीरो इंटू थ्री एक्स पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये बचेगा 3x, यानी कि हमारा d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3 में 3 नीचे आ गया और पावर 1 कम हो गई, दैट इज 3x की पावर 2, यानी वही बात हो रही है जो x की पावर 2 में हो रही थी। 2 को नीचे उतार लो, 2 में से 1 घटा दो 1। तो क्या आप लॉजिक से नहीं बता सकते, अगर x की पावर 3 में ये हो रहा है d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3, और तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, सिमिलरली d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 4 हो जाएगा 4x की पावर 3, अरे पावर में घटा दो, सिमिलरली d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5 हो जाएगा
5 नीचे उतार लो और 5 में से 1 घटा तो x की पावर 4। सिमिलरली मैं अगर आपसे कहूं d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 100 इज इक्वल्स टू 100 नीचे उतार लो और x की पावर क्या करो, एक हमारा 99 लिख लो, एक कम कर दो। तो यहां से हमको क्लियर हुआ कि अगर कोई भी फंक्शन ऐसा लिखा है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू x की पावर n, जहां पर n इज अ रियल नंबर, n इज अ रियल नंबर, कोई रियल नंबर दिया हो तो सीधा सीधा आपको क्या करना, n को नीचे उतार लो और x की पावर n माइनस 1 कर दो। तो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, तो n का क्या आ जाएगा, जनरलाइज कर लेते हैं इसको, n नीचे आ जाएगा और x की पावर n माइनस 1, तो इसका जो जनरलाइजेशन बनेगा वो बेटे कुछ ऐसा बनेगा और आपको ये याद होना चाहिए। रिमेंबर इट बेटे, इसको हमेशा ध्यान में रखें। अच्छा, एक ये बात ध्यान में रखनी है और एक ये बात भी ध्यान में रखनी है कि x की पावर 3 का 3x स्क्वायर होता है, ठीक है, ये याद नहीं रखनी है तो x की पावर n से ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन mx वाला जो डेरिवेटिव है, mx वाला जो डेरिवेटिव है, ये आपको याद होना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव m होगा, d बाई डी एक्स ऑफ mx विल बी m, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। आई गेस आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। बेटा एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, सिंस आई एम न्यू टू यूट्यूब, मैं यूट्यूब पे नया हूं, मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है कैसे पढ़ाते हैं, तो मैं धीरे धीरे चीजों को सीख रहा हूं कि कैसे बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन का तो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो अभी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग ना कमेंट सेक्शन में मेरे को बताते रहा करो कि सर यहाँ पर ये दिक्कत हुई, क्योंकि मेरे सामने तो बच्चा बैठा नहीं है और अब मेरे को खुद से ही अज्यूम करना पड़ेगा। तो फ्लो में अगर मैं चीजें ज्यादा बता देता हूँ, यानी कि बेसिक नहीं बता पाता हूँ, तो आप पता है क्या करना, मेरे को बता देना कहाँ मेरे को इम्प्रूव करना है, क्योंकि बिकॉज मेरे सामने अभी फिलहाल तो कोई बैठा नहीं है, आई एम जस्ट टॉकिंग टू कैमरा और मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इतना थोड़ा बच्चे ध्यान रखना, कोई गलती हो या कोई डिटेलिंग हो या कुछ कहीं पे एरर हो जाए, कभी कभी क्या होता है हम बोल कुछ जाते हैं लिख कुछ और जाते हैं, तो वो कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दोज प्रॉब्लम्स, ठीक है। मैं उन पे वर्क करने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश क्या करूंगा, मैं उन पे वर्क कर ही रहा हूँ। तो आप लोग खुद से भी थोड़ा एफर्ट डालिएगा, क्योंकि हम पेन टैब की मदद से पढ़ा रहे हैं और पेन टैब की मदद से इतना इंटरेक्टिव तो हो नहीं जाता, अभी हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। तो आप लोग थोड़ा कॉपरेट करने का कोशिश करिएगा और अगर जहां भी प्रॉब्लम होती है वहां मेरे को बताइएगा, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा और आप देखेंगे हर 5-10 क्लास के बाद जो क्लास आएगी वो इंप्रूवमेंट के साथ ही आएगी, ऐसे नहीं रैंडमली कुछ भी डाल दिया, ठीक है। अच्छा, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, एन एक्स की पावर n माइनस 1 होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। तो इतनी काम की बात मैंने आपको बताई थी। तो अब पहला सवाल जो देखते हैं, y d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन देख लो बेटे। तो x की पावर n है और x की पावर 2 है, 2 इज अ रियल नंबर, तो सीधा सीधा क्या करना है, 2x की पावर 2 माइनस 1, 1, फटाफट से ये लिख दो 2x। अब सिमिलरली पहले का तो आंसर ये मिल गया, ये तो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 3, अरे 3 है, x की पावर n की वैल्यू 3 है, 3 इज अ रियल नंबर, हाँ भाई, तो 3x की पावर 3 माइनस 1, 2, तो फटाफट से लिख दो, कितना सिंपल है। अब सिमिलरली d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 4, ये भी हम देख चुके हैं। तो 4, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 इज अ रियल नंबर 4 और x की पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब फोर्थ को देखते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 10 और 10 इज अ रियल नंबर, तो 10x की पावर 9, ठीक है। तो इसको भी 10 पावर नीचे उतार लो, पावर में से 1 घटा दो। अब सिमिलरली अगर पावर d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 100 भी लिखा, I'm सॉरी, तो इसको 100 x की पावर 99 लिख दो यार, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें, इट इज एज सिंपल एज दैट। अब सिमिलरली 6 यानी y इज इक्वल्स टू x की पावर 2.5 लिखा हुआ है, अरे भाई तो 2.5 इज ऑल्सो अ रियल नंबर, ठीक है। तो d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर 2.5 is equals to 2.5 x की पावर 2.5 माइनस 1 दैट इज 1.5। ये भी सिंपल उसी तरीके से होगा, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो अभी तक समझ में आया। तो जो काम की बात है, जो निष्कर्ष निकलता है, वो निष्कर्ष ये निकलता है कि d
बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन फॉर एन इज अ रियल नंबर, एक रियल नंबर के लिए ये हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन। इतनी बात समझ पे हर बच्चे को आ जानी चाहिए और आई होप सबको ये क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, अब बेटा इसमें कुछ थोड़ा वैरायटी क्वेश्चंस की करके देखते हैं। थोड़े क्वेश्चंस ना अब इतने सिंपल तो नहीं आएंगे, तो आप पता है क्या करना कि जहां भी कुछ भी समझ में ना आ रहा हो और फंक्शन कुछ एक्स का फंक्शन दिया हो, तो सबसे पहले क्या काम करना, उसको कन्वर्ट करने की सोच। अभी तक कितनी बात बताई है, 3 बातें बताई हैं यार, कि एक कांस्टेंट फंक्शन का एक कांस्टेंट फंक्शन का हो जाता है 0 और एक mx वाले का डेरिवेटिव हो जाता है d बाई डी एक्स ऑफ mx का डेरिवेटिव हो जाता है m, और तीसरी बात बताइए x की पावर n का d बाई डी एक्स हो जाता है n x की पावर n माइनस वन। तो इन तीनों के हिसाब से क्या इसको मैं कुछ ऐसे टर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि अभी तो इतना ही सीखा है कि इसको कुछ सिंपल करके लिख सकूं और फिर उसका डेरिवेटिव मेरे को पता हो। हम चीजों को रिलेट करते चलेंगे, डेरिवेटिव में ना होगा क्या, अब चीजों को रिलेट करते चलना। अच्छा ये पता है, ये पता है, तो इससे ये कर सकता हूं। तो इसको y को 1 अपॉन रूट एक्स लिखा हुआ है। अच्छा, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर इसको मैं कैसे ही करके x की पावर n बना लूं और n इज अ रियल नंबर, तो मेरे को वो सॉल्व करना आता है। तो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एक्स को लिख सकते हैं x की पावर 1/2, इतना हम जानते हैं। और जब भी हम किसी की भी पावर 1/2 करते हैं तो 1 अपॉन एक्स की पावर n कैन बी रिटन एज x की पावर माइनस n, इतना हम लोगों को पता है। ये एक जनरल फॉर्मूला होता है इंडिसेस का, जो हमको पता है कि y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, एक्स की पावर n कैन बी रिटन एज x की पावर माइनस n। तो इसी फंडे से हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर -1/2। अब इसका डेरिवेटिव मुझको पता है, अरे पावर -1/2 हो गया तो क्या फर्क पड़ता है भाई, हम तो x की पावर n का डेरिवेटिव जानते हैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू -1/2 x की पावर -1/2 -1, तो ये बन जाएगा -1/2 x की पावर -3/2। -1/2 माइनस की वैल्यू आ जाती है 3/2। अब मैं इतना स्पून फीडिंग नहीं करूंगा कि ये भी ऐसे आपको करके दिखाऊं, ये आपको ओरली करना आना चाहिए। अच्छा, अगला जो फंक्शन है वो दे रखा है y इज इक्वल्स टू वन बाय एक्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। क्या बेटे इसको सॉल्व कर सकते हो? मैं चाहता हूं इसको आप लोग खुद से सॉल्व करें, ठीक है। तो भाई अरे यार, क्या इसको 1 अपॉन एक्स को x की पावर -1 लिखा जा सकता है, और dy बाई डी एक्स हम जानते ही हैं कि -1 x की पावर -1, एक पावर में से और घटा दो तो -1 x की पावर -2, दिस कैन बी रिटन एज x की पावर स्क्वायर -1 बाय एक्स स्क्वायर, तो इसका भी डेरिवेटिव निकल आया। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा बेटे, क्या इसको x की पावर, फिर से वही थॉट प्रोसेस होना चाहिए। मेरे को कितना पता है, मेरे को पता है कांस्टेंट का पता है, लीनियर का पता है, x की पावर n का पता है। क्या इन तीनों में से मैं इसको किसी को लिख सकता हूं इस तरीके से? मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको लिखने की कोशिश करो, तो y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर -2 लिख सकते हैं। तो इसका dy बाई डी एक्स करेंगे x की पावर -2 का, तो ये बचेगा -2, और x की पावर -2 -1 -3, तो ये बन जाएगा -2x³। तो आई होप हर एक बच्चे को अभी तक इतना समझ में आया होगा कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ लीनियर फंक्शन कैसे निकालते हैं, और डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन x रेज़ टू द पावर n का कैसे निकालते हैं। मैं सबको फर्स्ट प्रिंसिपल से करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको जनरली जो फंडे काम के हैं वो बताते हुए चलूंगा, और आपको उन्हीं के हिसाब से क्वेश्चंस को बनाना आना चाहिए और वही ध्यान रखने हैं, ठीक है। अभी तक जो ध्यान रखने वाली बातें थी वो 3 थी, तीनों मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स की पावर 3 है। क्या इसको मैं अपने तीनों फॉर्मेट में लिख सकता हूं? हाँ, दिस कैन बी रिटन एज x की पावर -3, यानी n x की पावर n में लिख सकते हैं। तो y कैन बी रिटन एज x की पावर -3, तो dy बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -3, तो -3 को नीचे उतार लो, x की पावर -3 -1 दैट इज -4, दिस कैन बी रिटन एज -3 x की पावर 4, इसको नीचे ले जाएंगे। अच्छा, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए,
y इज इक्वल्स टू 1/x⁵। बेटा इतना आसान है, आप लोगों को खुद से करना आना चाहिए। मैं बस बेसिक क्वेश्चंस इस वजह से ले रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे बार बार बोल रहे थे कि कैलकुलस में प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल कोर से लेके चल रहा हूं। आप ये मान के चलिए कि आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल डम है, वहां से चीजें लेके चल रहे हैं। और dy/dx तो 1/x⁵ है, तो इसको लिख सकते हैं x⁻⁻5। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ x⁻⁻5 इज इक्वल्स टू -5 नीचे आ जाएगा, तो x⁻⁻5 -1 दैट विल बी -6, और ये हो जाएगा -5 1/x⁻6। तो ये फटाफट से सॉल्व हो गया। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा आई गेस, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। अच्छा, अब इतना समझ लिया हो तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट थिंग बेटा जो हम देखने वाले हैं दैट इज कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, तो मैं बताऊं कि कभी भी कोई फंक्शन हो और उसमें कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो तो डिफरेंशिएट करते वक्त आपको जो बात ध्यान रखनी है, लेट्स से कोई फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स, उसमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है, तो डेरिवेटिव यानी d/dx ऑफ फंक्शन में कांस्टेंट को बाहर निकाल लो और उसको मल्टीप्लाई में लिख दो और फिर फंक्शन का ज्यों का त्यों आप अपना डेरिवेटिव निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये इतना सिंपल है। यानी कि कभी भी अगर ऐसे लिखा हो कि d/dx ऑफ समथिंग मल्टीप्लाइड बाई, लेट्स से इसको हमने c नाम दे दिया, इनटू फंक्शन, तो इसका जो डेरिवेटिव है उसको करते वक्त आप c को तो बाहर निकाल लो, जो भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई है। कांस्टेंट क्या होता है वो आपको पता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, और बाकी बचे हुए फंक्शन का ज्यों का त्यों आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, तो इसका एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। तो y इज इक्वल्स टू 5x⁴। तो यहाँ पर फंक्शन में 5 मल्टीप्लाइड है, 5 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट फंक्शन, और इसमें x⁴n का कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो दिस इज 5 इंटू x⁴ ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, d/dx ऑफ 5 को बाहर निकाल लीजिए सिंस इट इज अ कांस्टेंट। अभी मैंने आपको ऐसा बताया। अब फर्स्ट प्रिंसिपल के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि बड़ा बड़ा सब कुछ करें, बस आप तो इतना ध्यान नहीं है कि 5 को बाहर निकाला, d/dx ऑफ x⁴। ये फंडे याद रखने, ये रूल याद रखने आपको कि कैसे सॉल्व होता है। तो 5 बाहर रहा, d/dx ऑफ x⁴ हमको करना ही आता है, 4x⁴ - 1 दैट इज 3, और ये हो गया 20x⁴। शराक से होना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन कोई नहीं, अभी समझ रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। 5x⁴ को पता है कैसे करना था, d/dx 5 बाहर, 5 इंटू 4 इंटू 3 मतलब x⁴ दैट इज 20x⁴। फटाक से लिख देना था, मतलब इतना कुछ कलम चलाने की जरूरत भी नहीं थी इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है कि हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx ऑफ -2x⁴। अच्छा, इसमें कांस्टेंट क्या है, -2 है, तो -2 को बाहर निकाल लो और d/dx ऑफ x⁴ कर दो बेटा, x⁴, इसका हमको पता ही है, तो हो जाएगा -2 इंटू 3 x⁴ दैट इज -6x²। एज सिंपल एज दैट, ये भी हो गया। अच्छा, अगला क्या है, बस वही क्वेश्चन है, थोड़े वेरिएशंस हैं, ताकि आप आगे चल के टर्म्स को देखे कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, और ये दे रखा है -5/x⁴। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैंने आपको कांस्टेंट फंक्शन का बता दिया कैसे निकालते हैं, एक तो कांस्टेंट फंक्शन का बता दिया, एक mx का बता दिया, और एक x⁴n का बता दिया, और एक cx⁴n, या कुछ भी हो, कोई भी फंक्शन हो तो c को बाहर निकाल लो। तो क्या इसको x⁴n में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये हमारा हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -x⁴ तो -4 इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, dy/dx करने के लिए, -5 को बाहर निकाल लेंगे, और x⁴ -4 में -4 बाहर आ जाएगा, और x⁴ -5 बचेगा। ये हो जाएगा 20x⁻⁻5 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 20/x⁵ दैट विल बी योर आंसर। अच्छा बेटा, मैं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करूँ ना तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसा है कि आई एम नॉट हैविंग स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ मी, तो कभी कभी फ्लो में अगर कुछ गलत कर जाऊं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि बस ऐसे ही
करते चले जाएं, क्योंकि वो रिदम नहीं बन पाता है जो ऑफलाइन में बनता है, क्योंकि बच्चे पूछते रहते हैं, सामने रहते हैं, तो हम ज्यादा इंटरेक्टिव वे से चीजों को कर पाते हैं। अब दे रखा है y इज इक्वल्स टू 2√x। क्या रूट एक्स को मैं लिखना जानता हूं? मैंने कहा हाँ, इसको जरूर लिखना चाहते हो, x की पावर n के टर्म्स में इसको लिख लेते हैं। तो y को लिख लिया 2 टाइम्स x की पावर 1/2। अच्छा, ये कितना सिंपल हो जाएगा, इसका d बाई डी एक्स करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ y करेंगे तो ये मिल जाएगा 2 इंटू 1/2, नीचे आ जाएगा, और x की पावर 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2। ये 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, तो ये 1 अपॉन x की पावर 1/2 दैट इज रूट x। ये भी सिंपल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए, अप्रोच समझ में आना चाहिए कि पहला जो अप्रोच है वो x की पावर n के करीब ले जाने का है। अगर वहां से बात नहीं बन रही है तो आगे कैसे होगा वो आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहला अप्रोच आपके दिमाग में ही होना चाहिए। जो जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं उन स्टेप्स के आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, आगे कैसे बढ़ना है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखने में भयानक सा लग रहा है, कुछ लोग इसको, आगे मैं आपको एक रूल बताऊंगा, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल उससे भी करेंगे, लेकिन मैं प्रोडक्ट रूल अवॉइड करूंगा, क्यों फालतू में क्वेश्चन को लेंदी करें। तो इसके लिए क्या है, आप आगे बताऊंगा प्रोडक्ट रूल, कहेंगे प्रोडक्ट रूल के फायदे भी होते हैं, वो आगे देखेंगे कैसे क्या होता है। तो इसको करें 3x। अच्छा, इसको क्या हम x की पावर n में लिख सकते हैं? मैंने कहा बेटा बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ x है और इसका मतलब है x की पावर 1/2, यानी x की पावर 1/2। तो ये हो जाएगा 3x की पावर 3/2, 1 और 1/2 दोनों ऐड हो जाएंगे, 3/2। अब इसका d बाई डी एक्स हमको निकालना आता है, ये d बाई डी एक्स ऑफ 3x की पावर 3/2, क्योंकि 3/2 क्या है, फिर से x की पावर n एक रियल नंबर है, 3 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, 3 को बाहर निकाल लिया, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3/2, तो 3 इंटू 3/2 नीचे आ जाएगा, और 3/2 माइनस 1 दैट विल बी 1/2, x की पावर 1/2, ये हो जाएगा 9/2 रूट x। हमारा ये भी बात बन गई, ये भी सॉल्व हो गया। तो अगला जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन 5 था, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग ना स्क्रीन पॉज कर लिया करो और खुद से किया करो, फिर आगे बढ़ा करो। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू -2x अपॉन इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स। क्या बेटे इसको x की पावर n में कर सकते हैं? बेटा सबसे पहला काम है कि इसको कॉम्प्लिकेटेड को पहले सॉल्व करो, इसको सिंपल करो। तो इसको सिंपल करने के लिए मैंने लिख लिया y इज इक्वल्स टू -2x की पावर 3/2, और जब भी पावर अपॉन में होती है मैं जानता हूं कि ऊपर जाके उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा -2x की पावर -3/2। ये इतना सिंपल बन गया, और इसका d बाई डी एक्स मेरे को करना आता ही है, -2x की पावर -3/2। ठीक है, अच्छा, तो -2 तो बाहर निकल आएगा सिंस इट इज अ कांस्टेंट, और ये -3/2 है, तो ये -3/2 नीचे आ गया मल्टीप्लाई में, और x की पावर -5/2 हो गया, -3/2 -1 दैट इज -5/2। ठीक है, तो ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, और ये बचेगा 3x की पावर -5/2, और ये बन जाएगा 3 अपॉन x की पावर 5/2। ठीक है, अच्छा, अब बेटा अगली जो काम की चीज है, जो और बहुत काम की चीज है, इतना तो आप लोगों ने सीख लिया होगा, वो ये है कि दो फॉर्मूलेज हैं। अगर साइन एक्स का कॉस एक्स का भी ये कहाँ से आए कैसे आए, इतना हमारा काम डिटेल में जाने का नहीं है। इवन मैथमेटिक्स में भी शायद ही कोई बताता हो, हालांकि बताया जा सकता है, लेकिन अभी हम क्या एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स देख रहे हैं, तो अपने काम की चीजें देखते हैं, जितना अपने काम का है उतना आगे बढ़ते हैं। फालतू की चीजों में अभी तो हम जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो जेई पे स्टिक करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं बताते। हालांकि इट इज अ गुड क्वेश्चन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मान लो कॉस एक्स होता है तो वो क्यों होता है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, रिमेंबर ऑलवेज, ये बात ध्यान रखनी है कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी कॉस एक्स। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कॉस एक्स होगा। कहाँ से आया कैसे नहीं आया वो इतना डिटेल में नहीं जानना है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन cos x होगा, और ये आपको एज इट इज फॉर्मूला याद कर लेना है। अच्छा, सिमिलरली d बाई डी एक्स ऑफ cos x जो होगा दैट विल बी माइनस साइन x। आगे इनको इंटीग्रेशन से रिलेट करके मैं आपको बताऊंगा, तो आगे
आपको रिलेट तो चीजें होंगी, लेकिन अब एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बता सकते भी हैं लेकिन सेंस नहीं बनता उसका। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखें कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, और ये याद कर लें आप, रिमेंबर, ये आपको रात में भी याद होना चाहिए। जैसे ना कि सुंदर कन्या देखते तो पटाख से मुंडी घूमती है, तो वैसे ही sin x का डिफरेंशिएशन देखते ही पटाख से मुंडी घूमनी चाहिए, यहाँ आना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, ये नहीं कि बस हाँ sin x का बता दिया तो उसको दिमाग में स्टोर करा और अलमारी में चाबी लगाए और रख के भूल गए दिमाग की अलमारी में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सिमिलरली दो काम के फॉर्मूले और हैं जो आपको और याद रखने। अच्छा बेटे, log x इसको बोलते हैं ln x, log ln x या log ऑफ x बेस e, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी 1 अपॉन x, दैट विल बी 1 अपॉन x। ये ध्यान रखना, log x का 1 अपॉन x है, ना कि 1 अपॉन x का log x। ये नहीं बताया मैंने log x, ठीक है, ये log ऑफ x ln x नहीं बताया, ये ध्यान रखना, क्योंकि 1 अपॉन x का तो हम सीधा x की पावर -1 से करते हैं। ठीक है, वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अच्छा, सिमिलरली एक और आपको ध्यान रखना, e टू द पावर x, e टू द पावर x का d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ ln x जो होगा वो हमेशा 1 अपॉन x होगा, और d बाई डी ऑफ e की पावर x हमेशा e की पावर होगा। ये सेम फंक्शन आता है, ये ठीक है, ये बिल्कुल सेम आता है, e की पावर x का e की पावर x ही होगा। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका आ जाएगा 1 अपॉन x, और ये दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 3e टू द पावर x, यानी 3 एक कांस्टेंट है, इनटू फंक्शन दे रखा है। तो भाई कुछ नहीं करना, 3 को बाहर निकाल लो, d बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन कर दो, दैट इज e टू द पावर x, और e टू द पावर x का तो हमको पता ही है 3 इंटू e टू द पावर x, यानी कि एज इट इज वही फंक्शन रिपीट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। पहले सबसे पहले हमने डिफरेंशिएशन में देखा एक कांस्टेंट फंक्शन, फिर देखा एक लीनियर फंक्शन, फिर देखा एक क्वाड्रेटिक फंक्शन, फिर देखा एक क्यूबिक फंक्शन, फिर जनरलाइज किया x की पावर n में, फिर देखा कि कभी कभी रूट को भी हम एडजस्ट करके लिख लेते हैं, वो लिखा रूट होता है लेकिन वो x की पावर n ही होता है। फिर इसको एक चीज और देखी कि जब ये मल्टीप्लाई हो तो इनको हमको सिंपल x की पावर n में कन्वर्ट करना आता है, इनको भी x की पावर n से किया जा सकता है, कोई मल्टीप्लिकेशन रूल में जो आगे चल के देखेंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर हमने देखा sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर हमने देखा cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर हमने देखा log ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब log x क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, आप log x वाला लॉगरिथमिक फंक्शन वाला लेक्चर देख लीजिएगा। और फिर e टू द पावर x का देखा, e टू द पावर x का ऑलरेडी हम ग्राफ भी पढ़ चुके हैं, तो ये बेसिक चीजें हम देख चुके हैं। अच्छा, ये फिर से रिपीट हो गया 9, अरे ये रिपीट हो गया, ठीक है, तो इसके चक्कर में ना पड़े, ये रिपीट हो गया, ये गलती से मैंने दोनों एक ले लिए। अच्छा, तो अगला जो है 6l ln ऑफ x ln x, 6 टाइम्स ln x, तो इसका d बाई डी एक्स निकालना है। तो 6 तो एक कांस्टेंट है, तो सीधा 6 बाहर निकाल लिया, d बाई डी एक्स ऑफ ln x, और हम जानते हैं 6 इंटू 1 अपॉन x दैट इज 6 बाई एक्स। ये तो बहुत सिंपल हो गया, इसमें तो ऐसा जब कुछ ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक और काम की बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बेटे, कि आप ध्यान रखना, अभी तक हमने सीखा सबसे पहले x की पावर n को सॉल्व करना सीखा, ठीक है, फिर उसमें क्या करा, c x की पावर n करा। अब हम पॉलिनोमियल बनाना चाहते हैं, हम एक एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं, x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 3 प्लस x प्लस 4x प्लस 2। अच्छा, ये बना कैसे? सबसे पहले तो इसमें x की पावर n का यूज किया, फिर इसको लिखने के लिए cx की पावर n डैश का यूज किया, यानी वही x की पावर n, फिर हमने एक कांस्टेंट का यूज किया और तीनों का सम किया, और यहां पे एक लीनियर फंक्शन लिया और चारों का सम किया, तब जाके हमको एक पॉलिनोमियल मिला, यानी कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल या बोले इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलना ज्यादा सही रहेगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिला। और हम जानते हैं कि अगर हम सबका अलग अलग
करना डिफरेंशिएशन जानते हैं, तो कुछ ना कुछ तोड़ तो होगा कि इस पूरे का भी निकल आए। तो मैंने कहा बेटे इसका निकालने का तरीका क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 निकाल दो प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x की पावर 3 निकाल दो, यानी सबका डिफरेंशिएशन करके अलग अलग डी बाई डी एक्स ऑफ 4x और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2, यानी सबका अलग अलग करके अगर जोड़ना हो प्लस साइन दिया हो तो प्लस ले लो, माइनस दिया हो तो माइनस ले लो। यानी ये कोई दो फंक्शन लिखे हुए हैं, दीज आर टू फंक्शंस जिनको लिखे हुए हैं, दीज आर टू फंक्शंस, और इनके बीच में प्लस का साइन है, तो इनका क्या करो अलग अलग डेरिवेटिव ले लो, अगर प्लस है तो प्लस लगा दो और बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया, इसको ही करके देखते हैं, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया और ये बन गया x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 2। तो सबसे पहले इसको बनाना चाहिए, x की पावर n का हमको पता है, फिर उसके बाद ये x की पावर n है, ये x की पावर n है, ये c x की पावर n है, यानी n डैश बोल लो क्योंकि पावर 3 है, और ये है हमारा mx है, और ये है हमारा c कांस्टेंट फंक्शन। सबका अलग अलग करना आता है, अब सबको एक साथ जोड़ के करना सीखो, तो कुछ मत करो, सबका अलग अलग करो और बीच में जो साइन है उस साइन को एज इट इज बरकरार करो। तो x की पावर 5 का जो डिफरेंशिएशन मिलेगा वो मिलेगा 5x की पावर 4, इसका अलग कर लिया, बीच में क्या साइन है प्लस, तो प्लस लगा दिया। अगला क्या है 2x की पावर 3, तो 2 को बाहर निकाल लिया, x की पावर 3 है तो ये नीचे आ गया और x की पावर कितना बचा 2। अब इसके बाद सिंबल क्या है प्लस का, तो प्लस को एज इट इज लगा दो। mx का क्या होता है दैट इज m, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4x बन जाएगा 4 और डी बाई डी एक्स ऑफ 2 दैट इज कांस्टेंट, ये होता है 0 प्लस 0, तो 5x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4, ये फटाफट से आपका आंसर आ गया। तो हमारा टारगेट था एक पॉलिनोमियल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तक पहुंचना, वो पॉलिनोमियल भी हो सकता है, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी होता है। पॉलिनोमियल आप जानते होंगे, पॉलिनोमियल में और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, तो इतना समझ गए होंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है बेटे दो कोई फंक्शंस दे रखे हैं, ठीक है। वी आर गिवन विद टू फंक्शंस, हमको दो फंक्शन दिए हुए हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अच्छा, अब बेटा प्रॉब्लम क्या है कि ये एक अलग फंक्शन है, ये हमको डिफरेंशिएट करना आता है, ये हमको डिफरेंशिएट करना आता है। तो इन दोनों को मिला के हम क्या करेंगे, दो अलग अलग फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करो, बीच में जो साइन है वो लगा दो। तो इसको करने का dy बाई डी एक्स करने का तरीका हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है दैट इज कॉस एक्स, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2 बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर 2 माइनस 1 दैट विल बी 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। तो ये बना 2x प्लस कॉस एक्स, यानी कि जो भयानक सा फंक्शन था उसको हमने साइन एज इट इज रखा, इसको अलग सॉल्व किया, इसको अलग सॉल्व किया। इतनी बात समझ में आई गेस आप लोगों के आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब पढ़ते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फिर से वही कहानी रिपीट हो रही है कि y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 6 माइनस कॉस ऑफ एक्स, दो फंक्शन है और बीच में जो साइन है वो रखने, तो इसको करने के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई विल बी इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लीजिए, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। बीच में माइनस साइन है, cos x का हमको पता है, तो ये हो जाएगा 6x की पावर 5 माइनस, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये माइनस है डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, और हम जानते हैं cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो एक माइनस बाहर एक इसके पास, तो ये बनी है 6x की पावर 5 प्लस साइन x। फटाफट से सॉल्व हो गया, इसको कोई बड़ी बात नहीं थी। तो हमने जितना भी नॉलेज गैदर किया है उस सबको मिला के क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, ठीक है। तो जो जो रूल सीखते जा रहे हैं उनको इकट्ठा कर दे जाओ, और इकट्ठा करने का मतलब ये नहीं है कि उनको लगाना ना आए, उनको लगाना आना चाहिए और बिंदास तरीके से उस नॉलेज का यूज करना हमको आना चाहिए।
अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है दैट इज y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस x टू द पावर 5 प्लस साइन ऑफ x। तो dy by dx will be d by dx of e to the power x plus d by dx of x to the power 5 प्लस d by dx of sin x। ठीक है बच्चे लोग, तो ये समझ में हमको आ गया, बहुत बढ़िया। तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव हम जानते हैं कि e टू दी पावर x ही होता है, ये तो सिंपल है। और x की पावर 5 का क्या हो जाएगा, 5 को नीचे उतार लो, x की पावर 5 में से गया 4। और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया, इसमें भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, ln ऑफ x दैट इज ln x प्लस x की पावर 11 दैट इज x की पावर 11, इसको ऐसे लिख लेते हैं, दैट इज x की पावर 11 प्लस e टू दी पावर x। ठीक है, तो इसका dy बाई dx करने के लिए हम क्या करेंगे, d बाई dx ऑफ, तीनों का अलग अलग कर लीजिए, ln x प्लस d बाई dx ऑफ, ये x है, ठीक है, x की पावर 11 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी, जैसा भी साइन हो, ई टू दी पावर x। और हम जानते हैं कि ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x, और x की पावर 11 का क्या हो जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, x की पावर 10 प्लस ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x ही होता है। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए भाई, इसको अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, दिस शुड बी, आपको ये रिमेंबर, ये याद होना चाहिए। ठीक है, साइन एक्स का ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, अगर ये याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो आज का काम क्या है, आप लोग ये बेसिक फॉर्मूलेस को देखेंगे। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अब देखेंगे, आप धीरे धीरे क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल में बढ़ाते जाऊंगा। कल के लेक्चर्स में मैं इसके आगे वाला जो लेक्चर होगा अच्छे प्रॉब्लम्स लेने वाला हूं। ठीक है, अच्छा बेटे अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन बोलता है कि y इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, यानी कांस्टेंट, सी का मतलब कांस्टेंट। 1 2 3 4 5, 5 फंक्शन है, पांचों का सम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए dy बाई डी एक्स करने के लिए, इसका dy बाई डी एक्स करने के लिए, दैट इज dy बाई डी एक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कर लेंगे प्लस d बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स कर लेंगे, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कर लेंगे क्योंकि बीच में माइनस साइन आ रहा है, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कर लेंगे, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट कर लेंगे। और कांस्टेंट का तो जीरो हो जाता है, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं करते हैं। अच्छा, रूट एक्स को हम निकालना जानते हैं कि भाई रूट का तो नहीं बताया, लेकिन एक्स की पावर एन की टर्म से जरूर कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, ये भी बन गई बात। अच्छा, प्लस इसको लिख लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2। अब इसको फर्दर सॉल्व करके लिख लेंगे एक्स की पावर -1/2। ठीक है, तो ये बन गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, और ये बन गया प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1/2, और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स प्लस 0। ठीक है, क्योंकि सी का कांस्टेंट का 0 हो जाता है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना भी आता है, इसको भी आता है, ये दोनों सॉल्व हो ही चुके हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर -12, और ये हो जाएगा -12 एक्स की पावर -1/2 -1, दैट इज -3/2 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 0। ठीक है, अच्छा बेटा लोग अब आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था। अच्छा, और आप लोगों को बता दूं कि डीपीपी, मैं आज आप लोगों को होमवर्क बता दूं कि डीपीपी डीपीपी नंबर 1 टू डीपीपी नंबर 6
जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने करा दिए हैं, यानी पहले तो आपको क्लास नोट्स के सारे क्वेश्चन आने चाहिए, क्लास नोट्स कंप्लीटली आने चाहिए, और जितने भी क्वेश्चन आपके अभी तक के रूल से बनने वाले हैं डेरिवेटिव्स के, वो कर लीजिए। और वर्कबुक यानी कि आपकी जो सीबीपी है शीट, जिसको हम वर्कबुक बोलते हैं, सीबीपी बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम्स, उसमें से आपको बेसिक क्वेश्चंस कर लेने हैं, जितना अभी तक पढ़ा दिया उतने के। अब वो कितने बन रहे हैं ये आप लोग देख लीजिए, अगले 1 या 2 दिन में मैं उनका सॉल्यूशन वीडियो चैनल पर डाल दूंगा, जिसको जो डाउट होंगे वो वहां से देख लेगा। सीबीपी और आपको डीपीपीज मिल चुकी हैं, आप डीपीपी 6 तक बना लीजिए पूरा। और उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि चेन रूल के हों, फंक्शन इनसाइड फंक्शन के हों, या थोड़े आगे के हों, तो वो आगे देखेंगे। लेकिन बेटे इतना आप कर लीजिए, कुछ इंटीग्रेशन के भी सवाल हो सकते हैं, लेकिन डीपीपी 1 to 6 में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो आपका होमवर्क ये है, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चैनल पर जाइएगा, जो ब्लैक पीडीएफ, मैं किसी अन्य कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हम लोगों ने अपनी बनाई है खुद की, उसकी बात कर रहा हूँ। DPP 1 to DPP 6 एक ही दिन पहले, शायद मैंने कल वो अपलोड करा है, तो आप वो वहां से चेक कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी उनका मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, ख्याल रखिए अपना, अच्छे से पढ़िए। और अब डेली लेक्चर आएंगे, बीच में थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन कोई नहीं, आप लोगों के प्यार ने मेरे को दोबारा ट्रैक पे लेके आए हो, तो अब और मेहनत करेंगे, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए, अब से वीडियोस का फ्रीक्वेंसी बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, और आप फटाफट सिलेबस कवर करने को, हमारा मेन मोटिव सिलेबस खत्म करने को रहेगा कि फेब तक कैसे ही करके हम खत्म कर लें, जैन के एंड तक। तो वही हमारा टारगेट रहेगा। तो अभी तक के लिए बेटा इतना ही। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खूब सारा मेहनत करिए, खूब पढ़िए और अच्छे से रहिए।